नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। इसमें ये कह रहा है कि सनसेट यानी सूर्य अस्त के बाद में जो स्काई है यानी कि जो आसमान है उसको देखना कितना वंडरफुल होता है। मतलब कि जो आसमान है वो कितना कमाल का दिखता है सूर्यास्त के बाद में। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। शुरुआत में एक दो हमको चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, लेकिन जल्दी ही आपको उनकी संख्या बढ़ते हुए दिखाई देती है, जैसे कि बहुत सारे डॉट एक एक करके आने लग गए हों। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, मतलब ये कि भाई पहले तो आपको एक दो डॉट दिख रहे हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप जितनी देर तक आसमान को देखते रहोगे, जितना गौर से आप आसमान को देखते रहोगे, उतने ही इन डॉट्स की संख्या बढ़ती जाएगी। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। जो पूरा आसमान है वो हमारा नन्हे नन्हे चमकते हुए चीज़ों से भरा हुआ है। सम आर ब्राइट अदर्स डिम। इसमें से कुछ ब्राइट मतलब कुछ बहुत जोर से चमक रहे हैं, जबकि कुछ बहुत धीरे धीरे चमक रहे हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड। देखने में ऐसा लगता है कि भाई मानो जो आसमान है वो हीरो से जड़ा हुआ है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और वो सभी देखने में ट्विंकलिंग यानी कि टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। बट इफ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई कुछ तारे जो हैं वो दूसरों की तरह नहीं टिमटिमा रहे हैं। मतलब कुछ तारे ज़्यादा टिमटिमा रहे हैं तो वहीं कुछ तारे कम टिमटिमा रहे हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून शाइन। और ऐसे ये जो तारे हैं इनमें से कुछ तारे हमारे बस ऐसे ही चमकते रहते हैं बिना टिमटिमाए हुए। Along with this bright object, you may also see the moon on the most of the day. इसमें ये कह रहा है कि ऐसे चमकते हुए जो हमारी चीज़ें हैं, ये चमकते हुए ऑब्जेक्ट है, इनके अलावा हमें आसमान में चांद यानी कि मून भी ज़्यादा दिनों में देखने को मिल जाता है। इट मे हाउ एवर अपियर्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजिशन। जो हमारा मून है, जो हमारा चांद है, वो हमको अलग अलग समय पर अलग अलग आकार पे अलग अलग अवस्था में दिखेगा। मतलब ये है कि भाई मानो आज चांद ऐसा दिख रहा है तो कहो कुछ दिन बाद चांद हमारा कुछ इस प्रकार से दिखे, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे दिखे, है कि नहीं, कम होता रहता है चांद हमारा। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। इसमें ये कह रहा है कि आपको जो फुल मून है, जो पूरा चांद है, वो महीने में बस एक बार देखने को मिलेगा। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। और जिस दिन ये दिखता है उसको हम लोग फुल मून नाइट या फिर हिंदी में पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आ फोर्ट नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। और उसके ही अगले रात आप उसको नहीं देख सकते हो। मतलब जो आपका ये पूरा पूरा चांद है वो मानो गायब सा हो जाता है। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। और इस रात को हम लोग न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन पर यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। मतलब इस दिन पर आपको सबसे अच्छा आसमान दिखता है, क्योंकि भाई चांद होता नहीं है। प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। हाँ, यह है कि भाई जो रात है वो क्लियर यानी कि बादल बादल ना हो। Do you wonder why can't you see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? इसमें ये है कि भाई क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों है कि हमें दिन के वक्त ये चमकते हुए, ये टिमटिमाती हुई चीज़ें और ये जो हमारा चांद है ये नहीं दिखता है। It is because the bright light of the sun does not allow us to see all of these bright objects of the night sky. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई दिन में क्या होता है, दिन में होता है सूरज, और सूरज की जो ब्राइट लाइट है, मतलब सूरज की जो बहुत तेज रोशनी है, इस वजह से हमें ये तारे और चांद नज़र नहीं आता है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है कि जो सूरज है, जो चांद है और हमको आसमान में जो भी चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं।
सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हमारी कैसी होती हैं, बहुत ही बड़ी और बहुत ही गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और वो किससे बनी होती हैं, वो बनी होती हैं गैसेस से। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी खुद की रोशनी और खुद की गर्मी होती है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि उनमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती रहती है। दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इन सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। द सन इज अ स्टार, जो हमारा सूरज है वो क्या है, एक तारा है। चलिए, तो तारा क्या होता है, तारा हमारा बहुत बड़ा सा एक गैस की बॉल होती है जो कि हर वक्त गर्म रहती है और इसमें से क्या निकलती रहती है, रोशनी निकलती रहती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टार। हमारा जो सन है वो भी क्या है, एक स्टार है। ठीक है, चलो। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, जो हमें कई सारे रात में टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं, ये सब सन जैसे ही हैं, मतलब कि सूर्य जैसे ही हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन सूर्य की तरह होने के बावजूद हमें उन तारों से गर्मी या फिर उनकी रोशनी नहीं महसूस होती है। एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, और वो दिखने में बहुत छोटे लगते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपने इस चीज़ पे गौर किया होगा कि आप किसी भी चीज़ को जब दूर से देखते हो तो वो दिखने में बहुत ही स्मॉलर, मतलब बहुत ही छोटी लगती है। How small an aeroplane look when it is flying at a great height. इसमें ये कह रहा है कि भाई जो एरोप्लेन है, जो हमारा हवाई जहाज है, वो कितना ज़्यादा छोटा लगता है जब वो ऊपर आसमान में खूब ऊंचाई पे उड़ रहा होता है। भाई एरोप्लेन आप सभी ने देखा होगा, आपके घर के ऊपर से निकलता ही रहता है, तो कितना एकदम नन्ना सा दिखता है कि नहीं, ऐसे 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 शेप में दिखता है, बस नन्ना सा। हालांकि होता बहुत बड़ा है, दिखता कितना है, दिखता मच्छर जितना है उतनी दूरी से, लेकिन होता ये बहुत बड़ा है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different groups of stars. इसमें ये कह रहा है कि जब हम लोग रात में आसमान को देखते हैं तब हम लोग ये देख सकते हैं कि जो तारे हैं ये अलग अलग पैटर्न फॉर्म करते हैं, मतलब इनकी जो डिज़ाइन है वो दिखने में ऐसे लगती है कि भाई कुछ पैटर्न बना रहे हैं। ठीक, दीज आर कॉन्स्टलेशन, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशन, यानी कि तारा मंडल। तो बेटा तारा मंडल यानी कि कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, तारा मंडल यानी कि ये जो कॉन्स्टलेशंस हैं ये हमारे तारों की डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस को कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर हमारा एक तारा मंडल, मतलब ये एक ऐसे ही तारा मंडल है। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि। एक ऐसा कॉन्स्टलेशन, एक ऐसा तारा मंडल जिसको हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, वो क्या है, सप्तऋषि। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सेज, यानी कि 7 साधु या 7 पंडित। इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये क्या है, 7 तारों का समूह है। इसको हम फिगर 1.1 में देख सकते हैं। तो फिगर 1.1 कहाँ है, ये है फिगर 1.1। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको सप्तऋषि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे सप्तऋषि बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये है सप्तऋषि। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, और ये उर्सा मेजर जो कॉन्स्टलेशन है उसका एक हिस्सा है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। इसमें ये कह रहा है कि आपको अपने घर में अपने माता पिता, कोई पड़ोसी या मतलब कोई भी बड़ा है, उससे आपको कहना है कि वो आसमान में आपको और डिफरेंट डिफरेंट तारे दिखाए और डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट दिखाए कि भाई इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, ऐसे। इन एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन समय में पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस यूजिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। मतलब ये है कि प्राचीन समय में जो लोग हैं वो तारे देखकर अपनी दिशा का पता लगा लिया करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार है, जिसको हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं, वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। अच्छा, अब बात यह है कि भाई नॉर्थ स्टार कैसे है, इसको कैसे जान सकते हैं। देखिए आप लोग जब आसमान में अपनी हर तरफ सिर घुमाना, आपको एक तारा दिखाई देगा जो कि आपको बाकियों से ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वो हमारा पोल स्टार होता है। ठीक है, और उसको ढूंढने का एक और हमारा तरीका है, वो है ये सप्तऋषि वाला पैटर्न। ये पैटर्न है कि नहीं। अच्छा, सप्तऋषि के जो नीचे के 2 हमारे तारे हैं उनकी सीध में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, पोल स्टार दिखेगा। ठीक, ऐसे आप लोग पोल स्टार देख सकते हो।
इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये जो पोल स्टार है ये हमेशा अपनी जो पोजीशन है उसमें ही बना रहता है, मतलब ये है कि इसकी जगह आसमान में कभी चेंज नहीं होती। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम सप्तऋषि की मदद से जो पोल स्टार की लोकेशन है उसको हम लोग देख सकते हैं। लुक एट द फिगर 1.1, मतलब ये कह रहे हैं 1.1 को देखो, अभी मैंने आपको वही सिखाया है, वही चीज़ है। यू विल नोटिस दैट, आप इस चीज़ पर गौर करोगे, इफ़ एन इमेजनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। इसमें ये कह रहा है कि भाई ये जो हमारे दो तारे हैं जिनको हम लोग पॉइंटर स्टार कहते हैं, अगर इससे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएं तो ये हमको किसकी तरफ पॉइंट करेगा, ये हमको पॉइंट करेगा पोल स्टार की तरफ। ठीक है, चलिए। Some celestial bodies do not have their own heat and light। कुछ ऐसी भी celestial bodies होती हैं जिनकी खुद की कोई भी गर्मी और खुद की कोई भी रोशनी नहीं होती है। They are lit by the light of the stars। वो तारों की रोशनी से चमकते हैं। Such bodies are called planets। ऐसे bodies को हम क्या कहते हैं, planet यानी कि ग्रह कहते हैं। The word planet come from the Greek word plantia which means wanderer। जो शब्द है प्लैनेट, ये एक ग्रीक शब्द जिसका नाम है प्लांटिया, इससे आया है, और प्लांटिया का मतलब होता है घुमंतु, यानी कि इधर उधर घूमने वाले। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पे हम लोग रह रहे हैं वो क्या है, वो एक प्लैनेट यानी कि वो एक ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, इसको इसकी सारी रोशनी और सारी गर्मी किससे मिलती है, सन यानी कि सूरज से मिलती है। विच इज अवर नियरेस्ट स्टार। और सूरज क्या है, हमारे सबसे करीबी का तारा है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस सॉ द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून। इसमें यह कह रहा है कि अगर हम अपनी पृथ्वी को बहुत दूरी से देखते हैं तो हमें चांद की तरह जो पृथ्वी है वो भी चमकती नजर आएगी। लेकिन असल में ये रोशनी हमारे किसी ग्रह की नहीं होती है, बल्कि ये रोशनी तारों की होती है, जो कि रिफ्लेक्ट होके, मतलब किसी भी ग्रह या किसी भी सैटेलाइट पर रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे पड़ती है, और इसीलिए हमें लगता है कि भाई वो जो भी ग्रह है या फिर वो जो भी चांदवान या जो भी सैटेलाइट है वो चमक रहा है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। मतलब ये कह रहा है कि जो चांद हम लोग आसमान में देखते हैं वो एक सैटेलाइट यानी कि वो क्या है, एक उपग्रह है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव राउंड इट। चांद कौन है, चांद हमारे अर्थ यानी पृथ्वी का साथी है, और जो चांद है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, मतलब इसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है। ये मेरी अर्थ है और ये मून है। ठीक है, चलिए। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। मतलब ये है कि भाई हमारी पृथ्वी की तरह 7 ऐसे और ग्रह हैं जिनको कि गर्मी और रोशनी मिलती है किससे, सूरज से। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और इनमें से कुछ के तो खुद के भी चांद हैं। द सोलर सिस्टम। अब हम लोग सौरमंडल के ऊपर आ गए हैं कि भाई सौरमंडल किसको कहते हैं। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies are known as asteroids and meteoroids from the solar system। क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि भाई जो सन है यानी कि जो सूरज है, 8 ग्रह हैं, हमारे कुछ सैटेलाइट्स यानी कुछ उपग्रह हैं, और हमारी सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड्स, ये हमारे अंतरिक्ष में जो उड़ते रहते हैं हर वक्त पत्थर हैं, उनको हम लोग कहते हैं। ये सब क्या बनाते हैं, ये सब बनाते हैं सोलार सिस्टम, यानी कि ये हमारा सौरमंडल का हिस्सा है। वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली। इसको हम लोग अक्सर सोलर फैमिली यानी सौर परिवार भी कहते हैं। विद द सन एट्स इट हेड। और जो सूरज है उसको इस परिवार का मुख्य के तौर पे देखा जाता है। द सन। अब हम लोग सूरज के बारे में पढ़ने वाले हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी कि जो सूरज है वो सौरमंडल के सेंटर यानी कि केंद्र पे है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो हमारा सन है ये बहुत ही ह्यूज यानी कि विशालकाय है और बहुत ही गर्म गैसों का ये बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। और इससे एक पुलिंग फोर्स, मतलब कि इससे एक ऐसा बल निकलता है जो कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं कि कल को सारे जो ग्रह हैं कहीं तैर के अंतरिक्ष में दूर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारे सौरमंडल के केंद्र में यानी सौरमंडल के सेंटर में जो हमारा सन है वो ऐसा पुलिंग फोर्स निकाल रहा है जिससे कि सारी चीज़ें, मतलब सौरमंडल की जितनी भी चीज़ें हैं सब अपनी अपनी जगह पे बनी हुई हैं।
द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है, जो सूरज है, वो हमारे सोलर सिस्टम में सौर मंडल के लिए हीट और लाइट का मुख्य स्रोत है। बट दैट ट्रमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज ऑफ डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस। सूरज से बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है, लेकिन तब भी हमें इतनी महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सूरज हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। कितना दूर है? सन हमसे तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना दूर? 150 मिलियन किलोमीटर। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल में कितने? 8 प्लैनेट यानी कि 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम दी सन। मतलब ये है कि भाई अगर हम उनको इस क्रम में लगाएं, मतलब सूरज से दूरी के क्रम में लगाएं, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा मरकरी, फिर वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, जिसमें अर्थ में हम लोग रहते हैं। ठीक है, रुकिए, इसमें एक फोटो है, मैं आपको उसकी मदद से ये चीज़ और अच्छे से समझा देता हूँ। इसमें है, लास्ट में एक है ये वाली, देखो। तो ये क्या है? ये है हमारा सन, ये है हमारा मरकरी, देन ये है वीनस, फिर ये हो गया अर्थ, उसके बाद में मार्स, फिर ये एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जिसमें बहुत सारे ऐसे पत्थर उड़ते रहते हैं, फिर ये जुपिटर जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, फिर सैटर्न, इसकी क्या है? ऐसी रिंग्स प्रकार की हैं, उसके बाद में यूरेनस, और लास्ट में हमारा नेपट्यून जो कि सूरज से सबसे ज़्यादा दूर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग हमारे टॉपिक पर वापस चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर थे। चलो, एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज, मतलब ये कह रहे कि एक आसान तरीका जिसकी मदद से आप ग्रहों के नाम याद कर सकते हो। किस क्रम में? सूरज से दूरी के क्रम में। तो वो हमारा क्या है? वो है ये लाइन, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, ये लाइन याद कर लो। माई किसके लिए? माई मरकरी के लिए, वी वीनस के लिए, ई अर्थ के लिए, एम मार्स के लिए, जे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ठीक, तो इस लाइन की मदद से आप लोग ऑर्डर में यानी कि क्रम में ग्रहों को याद कर सकते हो। तो इस लाइन को आप लोग याद कर लो। लाइन क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। चलिए, ऑल दी 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड दी सन इन फिक्स्ड पाथ। मतलब यह है कि जो 8 के 8 ग्रह हैं वो सूरज के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पे हमारे चलते हैं। दीज पाथ आर इलोंगेटेड, और ये जो पाथ हैं कैसे? इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड मतलब ये मान लो मेरा सूरज है, ठीक है, और ये मान लो मेरा मरकरी है। तो जो मरकरी है वो कुछ इस प्रकार से सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएगा इस रास्ते पे, मतलब कुछ ऐसे इस रास्ते पे इस तरीके से वो चक्कर लगाता रहेगा। ठीक, तो ये इलोंगेटेड है कि नहीं? मतलब ऐसे खिंचा हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो इन रास्तों को क्या कहते हैं? इन रास्तों को जिसपे हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं इनको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट हमारे ग्रहों के उन रास्तों को कहते हैं जिसपे वो क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट इलोंगेट, एक सेकंड, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू दी सन। सूरज से सबसे करीब ग्रह कौन सा है? मरकरी है, क्योंकि भैया मरकरी जो है वो सबसे पहला ग्रह है अगर हम लोग दूरी डिस्टेंस की बात करें तो। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड इट्स ऑर्बिट। इसको सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना? 88 दिन लगता है। देखो, हमारी जो पृथ्वी है उसको सूरज का चक्कर लगाने में कितना? 365 दिन और 6 घंटे, यानी कि 1/4 दिन लगता है। ठीक है ना, 1/4 दिन लगता है, और यही मेरा क्या होता है? 1 साल के बराबर होता है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो मरकरी के ऊपर 1 साल कितना? 88 डेज का होगा। सोचिए, अगर आप मरकरी के ऊपर रह रहे होते तो 88 दिन बाद आपका नया साल शुरू हो जाता, मतलब आपका बर्थडे लगातार बार बार जल्दी जल्दी आता रहता। टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट, मतलब ये कि भाई मरकरी को 88 डेज लगते हैं सूरज का एक चक्कर लगाने में। Venus is considered as Earth's twin because its shape and size are very much similar to that of the Earth. जो वीनस है उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई जो वीनस है उसका शेप और साइज पृथ्वी जैसा ही है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006, मतलब अभी जल्दी हाल ही में अगस्त 2006 तक प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लानट, लेकिन जो प्लूटो है इसको हम लोग प्लानट यानी कि ग्रह माना करते थे। However, in a meeting of International Astronomical Union, लेकिन जो मीटिंग हुई, जो सभा हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि IAU की
A decision was taken that Pluto, like other celestial object, Ceres 2003 UB 313 discovered in recent past may be called a dwarf planet. उसमें एक फैसला लिया गया कि भाई प्लूटो और प्लूटो जैसे जो बाकी ग्रह हैं, जैसे कि हमारे सीरियस 2003 हो गया, UB 313 हो गया, ये सब डॉर्फ प्लैनेट यानी कि बौने ग्रहों के नाम से जाने जाएंगे। मतलब प्लूटो ने अब अपनी प्लैनेट की उपाधि खो दी। नहीं तो इससे पहले हम लोग 9 प्लैनेट्स पढ़ते थे, लेकिन प्लूटो के जाते ही अब हमारे सोलर सिस्टम में कितने 8 प्लैनेट हो गए, ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्लूटो कहीं चला गया उठ के, नहीं नहीं, प्लूटो है अब भी वहीं पे और वो घूम रहा है, लेकिन प्लूटो को अब एक ग्रह का दर्जा नहीं बल्कि हम लोग एक बौने ग्रह का दर्जा देते हैं। चलिए, इसके बाद में है अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू दी सन, यानी जो पृथ्वी है वो सूरज से तीसरी सबसे करीब ग्रह है। इन साइज यानी कि आकार में इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, ये पांचवी सबसे बड़ी ग्रह है आकार की बात करें। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, जो पृथ्वी के पोल्स हैं उस पर वो थोड़ी सी फ्लैटेंड है। ठीक है, फ्लैटेंड मतलब कि ये है कि भाई जो पोल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं और जो पृथ्वी है वो हमारी साइड साइड पे थोड़ी सी खिंची हुई है। ठीक है, ऐसा शेप कि भाई जो पोल्स हैं वो थोड़े से कैसे हो, फ्लैट हो, और जो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा हो वो थोड़ा सा ऐसा फैला हो। ठीक, पृथ्वी का शेप हमारा ऐसे है। दैट इज वाई इट इज डिस्क्राइब एज जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। ये जो शेप है इसको जियोइड कहा जाता है। जियोइड का मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक शेप। मतलब ये कि कोई भी चीज़ अगर इस शेप में होंगी तो हम कहेंगे कि वो किस शेप में है, वो जियोइड शेप में है। Conditions favorable to support the life are probably found only on Earth. मतलब ऐसी कंडीशंस, ऐसी परिस्थिति जिससे कि जीवन संभव हो सके वो शायद पृथ्वी पर ही मिलती हैं। The Earth is neither too hot nor too cold. पृथ्वी ना ही तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी। It has water and air. पृथ्वी के अंदर हवा और पानी है। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। और जैसे कि हम लोग जानते हैं हवा पानी हमारे सर्वाइवल मतलब हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। जो हवा है उसमें लाइफ को सपोर्ट करने वाली मतलब जीवन को सहायता देने वाली गैसें हैं जैसे कि हमारी ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और इन कारणों की वजह से जो पृथ्वी है वो हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत ही यूनिक मतलब बहुत ही अनोखा बहुत ही विशिष्ट ग्रह है। फ्रॉम द आउटर स्पेस यानी कि बाहरी अंतरिक्ष से द अर्थ अपीयर टू बी ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। बाहरी अंतरिक्ष से देखें जो हमारी पृथ्वी है वो दिखने में नीली लगती है। क्यों नीली लगती है? क्योंकि भाई इसका जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है। मतलब पृथ्वी का तकरीबन 70% हिस्सा क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह कहते हैं? क्योंकि भाई अंतरिक्ष से देखने पे हमारी जो पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखती है। द मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारी जो पृथ्वी है उसमें सिर्फ एक ही उपग्रह है यानी कि एक ही सैटेलाइट है। सैटेलाइट को हिंदी में हम लोग उपग्रह कहते हैं। उपग्रह मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि ग्रह के चक्कर काट रही हो। दैट इज़ द मून, और ये क्या है, ये है चांद। यानी हमारी जो पृथ्वी की सैटेलाइट है जो उपग्रह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मून कहते हैं। मून, और हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग उसको चांद कहते हैं। ठीक है, चांद। चलो, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अब देखिए इसमें ये कह रहा है अगर हम लोग चांद के डायमीटर को लें, भाई डायमीटर किसको कहते हैं, कोई भी हमारा सर्कल है उसका जो आधा है वो मेरा क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर हम चांद के डायमीटर को लें तो ये पृथ्वी के डायमीटर का तकरीबन 1/4 होगा। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। जो चांद है वो हमको दिखने में काफ़ी बड़ा लगता है। ठीक है, अगर आप सूरज और चांद के आकार में मतलब इन दोनों के जो आकार उसमें आप कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि भाई आपको चांद थोड़ा बड़ा नज़र आए। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो चांद है वो हमारे बाकी सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि हमारे सूरज, तारे, इनके मुकाबले पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक, ये सब बहुत दूर दूर हैं। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। जो चांद है ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब इसमें ये कह रहा है कि अब आप भाई कंपेयर कर सकते हो मतलब तुलना कर सकते हो किसकी,
पृथ्वी से सूरज की दूरी और पृथ्वी से चांद की दूरी की। तो पृथ्वी से सूरज यानी कि अर्थ टू सन कितनी दूरी है? यह है हमारी 150 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। और अर्थ टू मून कितनी हो गई? अर्थ टू मून है सिर्फ और सिर्फ 3,84,3 है ये, ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर्स, ठीक है। तो भाई ये हमारा काफ़ी ज़्यादा कम है, ये ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू हमारा सन। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मतलब ये कह रहा है कि 27 दिनों में जो मून है, जो चांद है, वो पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ घूम लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और चांद को एक स्पिन यानी कि एक पूरा राउंड मारने में भी इतना ही समय लगता है। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट के तौर पे हमें क्या दिखता है? ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसकी वजह से हमें पृथ्वी से चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है। देखिए, जो हमारा चांद है वो क्या करता है? पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये मेरी मान लीजिए पृथ्वी को कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। ये मान लो भाई मेरी क्या है? ये हो गई मेरी पृथ्वी, ठीक। अब जो चांद है वो पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। ये मान लो है मेरा क्या? ये है मेरा चांद का पाथ चक्कर लगाने का। अच्छा, अब जो चांद है वो पृथ्वी के चक्कर तो लगा रहा है, साथ ही में जो चांद है वो अपनी खुद की ऑर्बिट पर ही स्पिन कर रहा है, और इसको उतना ही टाइम लगता है स्पिन पूरा करने में जितना टाइम इसको चक्कर लगाने में लगता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि हमें चांद का सिर्फ एक हिस्सा ही दिखता है, मतलब हमेशा एक ही हिस्सा दिखता है। अब भाई मान लो आम तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक काम करो, अपने आसपास कोई भी दो बॉक्स उठा लो, ठीक है। एक पेंसिल ले लो या फिर रबड़ ले लो या कटर ले लो, ठीक। ये मेरा रबड़ है और ये मेरा कटर है। अच्छा, अब आप अगर रबड़ को ऐसे रखे इसके चक्कर लगाते हो तो आप एक चीज़ देखोगे भाई, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो रबड़ का ये हिस्सा दिख रहा है। अब अगर यहाँ से मैं देखूँ तो रबड़ का ये हिस्सा दिख रहा है। मैं यहाँ से देखूँ तो रबड़ का ये हिस्सा दिख रहा है। मैं यहाँ से देखूँ तो रबड़ का ये हिस्सा दिख रहा है। मतलब हर तरफ से मुझे रबड़ के अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। एक बार मुझे ये हिस्सा दिखा, फिर मुझे ये हिस्सा दिखा, फिर ये। लेकिन अगर यहीं पर मैं ये जो मैंने बीच में कटर रखा हुआ है, इसके चारों तरफ अब जब मैं रबड़ को घुमाऊंगा तो मैं रबड़ को घुमाते वक्त क्या करूंगा कि भाई जिस रफ्तार से मैं रबड़ को इधर से इधर ला रहा हूं, उसी के साथ में मैं इसको क्या करूंगा? मूव भी करूंगा, ठीक है। तो मूव करने का फ़ायदा क्या होगा कि भाई मुझे यहाँ से भी ये हिस्सा दिखेगा, जब ऐसे हो गए मतलब इस प्रकार से होगा ये, तब मुझे यहाँ से ये हिस्सा दिखेगा, इधर में यहाँ से ये हिस्सा दिखेगा। मतलब ये है कि भाई अगर मैं उसी स्पीड, जिस स्पीड से इस रबड़ को कटर के चारों तरफ घुमा रहा हूँ, उसी स्पीड से अगर मैं इस रबड़ को भी स्पिन करता हूँ तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट ये होगा कि मुझे कटर के अगर मैं देखूँ पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे रबड़ का एक ही हिस्सा दिखने वाला है, ठीक। और यही सेम कारण है कि जब हम लोग पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो हमें चांद का एक ही हिस्सा पृथ्वी से नज़र आता रहता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग चांद को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई चांद पे किसी खरगोश की डिज़ाइन बन रही है, ठीक है। आज अगर रात में पूरा चांद हो, किसी भी रात आपको पूरा चांद दिखे तो जाके ध्यान से देखिएगा, आपको उसमें खरगोश की डिज़ाइन दिखेगी। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो चुका है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मतलब ये कह रहा है कि जो मून है, जो चांद है, उस पर जीवन सपोर्ट हो सके, मतलब उस पर जीवन हो सके ऐसी परिस्थिति नहीं है। मतलब वो ऐसी परिस्थिति को फेवर नहीं करता, यानी उसमें ऐसी परिस्थिति है नहीं। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन। इसमें पहाड़ हैं, मैदान है, खाइयाँ हैं ऑन इट्स सरफेस। मतलब कि उसकी सरफेस पे हमको पहाड़, खाई, मैदान ये सब तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन तब भी हमें उसकी सतह पर जीवन नहीं देखने को मिलता है। दिस कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस, लुक एट द मून एंड ऑब्जर्व दी शेडोज। मतलब ये कह रहा है कि भाई इन सभी कारण, यानी पहाड़, खाई, इन सभी कारण चांद पर अलग अलग शेडो यानी कि अलग अलग प्रकार से परछाई पड़ती रहती है, और इस परछाई से एक डिज़ाइन बनती है जो कि मेरे देखने में खरगोश जैसी लगती है। अच्छा, यहाँ देखो एक हमारी एक इमेज दी हुई है, रॉकेट कैसे, मतलब सैटेलाइट कैसे छोड़ा जाता है इंसान के द्वारा, मतलब ह्यूमन मेड सैटेलाइट कैसे छोड़ा जाता है उसका। तो देखो ह्यूमन मेड सैटेलाइट कहाँ से आता है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट पहले तो भाई पृथ्वी से आएगा। ये देख रहे हो नन्हा सा अपना भारत बना हुआ है, तो ये पृथ्वी से बाहर आया। अब पृथ्वी से बाहर आते ही ये जो बूस्टर होते हैं पीछे के,
ये टूट के अलग हो जाते हैं, ये टूट के अलग हो जाते हैं, और जो सैटेलाइट है ये हमारी अंतरिक्ष में खुलने लग जाती है, और खुल के फिर ये अपने आप ऑटोमेटिकली असेंबल हो जाती है, और ये जैसे चांद हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है वैसे ये भी चक्कर लगाने लग जाती है। ठीक, इस सैटेलाइट से हमको क्या, इस सैटेलाइट से हमको जो फ़ोन के नेटवर्क हैं, वो जो टीवी पे आप लोग लाइव मैच देखते हो, ये सब इसी सैटेलाइट के थ्रू होता है। चलो, एस्टेरॉइड्स। Apart from the sun, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. क्या कह रहा है? तारे, ग्रह और उपग्रहों के अलावा और भी बहुत छोटी छोटी हमारी बॉडीज, मतलब छोटी छोटी हमारी चीज़ें हैं जो कि सूरज के चक्कर लगाती हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। इन बॉडीज को हम क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये हमको मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलेंगे। देखिए, एक हमारी इमेज कहाँ की बोली, ये देखिए, इस इमेज में ये है मार्स, ये है जुपिटर, इसके बीच में आपको ये बेल्ट टाइप की दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इसके अंदर बहुत छोटे 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 जो पत्थर होते हैं ना, छोटे छोटे, मैं पृथ्वी के उसमें साइज के हिसाब से कह रहा हूँ, नहीं तो पत्थर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसमें ऐसे ही बहुत सारे क्या है पत्थर हमारे यहाँ पे इस तरीके से तैर रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये जो बाहर के ग्रह हैं इधर ये वाले, इनको हम लोग आउटर प्लैनेट और इसको हम लोग इनर प्लैनेट भी कहते हैं। चलिए अब फटाक से हम लोग टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम लोग का चैप्टर आज ऐसे खत्म ही नहीं हो पाएगा। चलिए, एस्टेरॉइड पे हम लोग हैं, तो इसमें यह क्या कह रहा है? तारे, ग्रह और साथ ही में उपग्रहों के अलावा जो मतलब और भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारी सन यानी कि सूरज के चक्कर लगाती हैं। देखिए, इसमें से जो स्टार्स है, तारे, आप इसको काट दीजिए, क्योंकि सूरज एक लौता तारा है हमारे सोलर सिस्टम में, और कोई नहीं है, तो आप तारे को काट दो। ठीक, तारे को आप काट दो। चलो, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये हमको मार्स और जुपिटर के बीच में मिल जाएंगे। साइंटिस्ट आर ऑफ व्यू दैट एस्टेरॉइड आर द पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो एस्टेरॉइड हैं, हो सकता है ये किसी ग्रह का ही हिस्सा हो जो कि बहुत वर्ष पहले फट गया हो, मतलब बहुत वर्ष पहले उस ग्रह का सर्वनाश हो गया हो। मीटियोरॉइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। छोटे छोटे पत्थर जो कि हमारे सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। समटाइम दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ। कई बार ये जो मीटियोरॉइड्स हैं ये पृथ्वी के करीब आ जाते हैं, एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और पृथ्वी के अंदर गिरने लग जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान, ड्यू टू फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण, मतलब हवा से घर्षण के कारण, ये जो मीटियोराइट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और गर्म इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये गर्म होके राख हो जाते हैं, मतलब जल के राख हो जाते हैं पृथ्वी के वातावरण में आते ही। इट कॉजेज फ्लैश ऑफ लाइट। इसकी वजह से क्या होता है? फ्लैश ऑफ लाइट, यानी कि अक्सर आपको रात में कुछ ऐसा जलता जलता पृथ्वी के अंदर आते हुए दूर, मतलब दिखाई देगा। ठीक है, आपको दिखेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग टूटा तारा भी कहते हैं हिंदी में, या फिर उसमें ऐसे टूटा तारा भी इसको कहा जाता है। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे मीटियोराइट्स ही होते हैं। चलो जी, कहाँ पर थे हम लोग? समटाइम्स आ मीटियोर विदाउट कंप्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ हॉलो। कई बार क्या है, जो मीटियोराइट्स हैं ये बिना पूरी तरह जले हुए पृथ्वी के अंदर आके धड़ाम से पृथ्वी के सरफेस पर गिर पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे बहुत बड़ा सा गड्ढा टाइप का हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत बड़ा सा गड्ढा टाइप हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हॉलो। डिड यू सी द वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक द वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्टारी नाइट। इसमें ये कह रहा है कि भाई, क्या आपने कभी सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी कुछ चादर टाइप की, या फिर मतलब देखने में बड़ी कमाल की लगती है, वो आपने कभी खुले आसमान में देखी है? वो दिखने में एकदम नदी जैसे लगेगी, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आकाश गंगा, और इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी। वो पता है क्या है? वो असल में हमारी जो गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, वैसे ही कई सारी गैलेक्सीज का समूह है। सोचो उनमें से किसी एक गैलेक्सी पर जीवन हो, मतलब उनमें से किसी एक गैलेक्सी पर भी कोई पृथ्वी हो सकती है जिसपे मतलब हमारे जैसे इंसान या फिर हमारे जैसे कोई और जीव रह रहे हो सकते हैं। ठीक, तो सोचो पृथ्वी कितनी बड़ी है, हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, उसके कंपैरिजन में हमारी पृथ्वी कितनी ज़्यादा छोटी है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का हिस्सा है। इन एंशिएंट टाइम यानी कि प्राचीन समय में ऐसी कल्पना की गई थी कि जो आसमान में ये हमको चमकती हुई दिखाई देती है ये असल में एक नदी है, तो इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा रख दिया गया। आ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस।
गैलेक्सीज क्या होती हैं? गैलेक्सीज हमारी एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे अरबों खरबों तारे होते हैं, बहुत सारे धूल के बादल, बहुत सारी गैसेस होती हैं। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ऐसी कई अरबों खरबों गैलेक्सीज मिलकर क्या यूनिवर्स को बनाती हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, उसकी कल्पना करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। आज भी वैज्ञानिक इस बारे में और जानकारी निकालना चाह रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें आज भी इसके साइज यानी कि इसके आकार को लेकर थोड़ा संदेह है, काफ़ी संदेह है, लेकिन एक चीज़ जो हमें पता है वो है ये कि तुम, मैं, हम सभी इस बहुत बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर फिनिश। तो देखो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जिसमें से एक है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर से बहुत सारे सिस्टम हैं जिसमें से एक हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं जिसमें से एक ग्रह है हमारा अर्थ और ये हैं आप। तो सोचो हम लोग कितना अंदर हैं और ये दुनिया कितनी ज़्यादा छोटी है इन कंपेरिजन टू यूनिवर्स। चलिए, अच्छा, तो ये हो गया पूरा चैप्टर ख़त्म। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं जिससे कि आपको ये डाउट काफ़ी अच्छे से, मतलब कोई भी आपका अगर डाउट है नन्ना मन्ना तो वो भी क्लियर हो जाए और ये चैप्टर भी आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपके सारे डाउट्स खत्म करने के लिए एक बार कर लेते हैं हम लोग नन्ना सा रिवीजन। तो चैप्टर का टाइटल था दी अर्थ ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी ये जो सौरमंडल है इसका ग्रह हमारा पृथ्वी। तो देखो सौरमंडल क्या है भाई? सौरमंडल के अंदर हमारे क्या आते हैं? हमारा सूरज आता है जो कि सौरमंडल का प्रमुख कहा जाता है। 8 ग्रह आते हैं, कई सारे एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड्स, ये सब आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इस पूरे को हम कहते हैं सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम। ठीक, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मून। अच्छा जी, इसमें सबसे पहली चीज़ दी थी कि सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज वो सारी चीज़ें जो कि हमको आसमान में यानी आकाश में उड़ते हुए दिखाई देती हैं, जो कि अंतरिक्ष में होती हैं। ठीक है, चलो अब इसमें यह है कि भाई इनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, गर्म हैं, उनकी खुद की रोशनी होती है, इनको हम लोग स्टार यानी कि तारे कहते हैं। सूरज हमारा एक ऐसा ही तारा है, जबकि जो ग्रह हैं वो हमारे गर्म नहीं होते हैं, मतलब गर्म तो होते हैं लेकिन उनकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है और ये बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं ग्रह यानी कि प्लैनेट्स। और इन प्लैनेट्स के अक्सर कुछ चीज़ें चक्कर लगा रही होती हैं, इनके चारों तरफ घूम रही होती हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। अब देखो आसमान में अगर आप लोग देखोगे तो आपको तारों की अलग अलग डिज़ाइन नज़र आएगी और यही जो डिज़ाइन है इसको हम लोग कॉन्स्टलेशन यानी कि तारा मंडल कहते हैं, जिसमें सप्तऋषि हमारा ऐसी एक तारा मंडल का एग्जाम्पल है। अगर आप नॉर्थ में देखते हो तो आपको उस वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा चमकता हुआ तारा नज़र आता है जिसको कि हम लोग पोल स्टार कहते हैं। पोल स्टार को हम लोग सप्तऋषि के जो आखिरी के 2 तारे हैं उनकी मदद से ढूंढ सकते हैं, मतलब जो आखिरी के 2 तारे हैं इनकी मदद से हम लोग पोल स्टार को ढूंढ सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले है हमारा सन यानी कि सूरज। तो सन क्या है? जो सन है, जो सूरज है, वो हमारा सोलर सिस्टम यानी हमारे सौरमंडल का केंद्र है। ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा गर्म है और ये गैस से बना हुआ है। जो सूरज है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी और बहुत ज़्यादा मात्रा में रोशनी निकलती है, लेकिन सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए हमें इतना ज़्यादा महसूस नहीं होती है। इसके बाद में है प्लैनेट यानी कि ग्रह। तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अब तक हमको 8 ग्रह पता हैं, जो कि यहाँ पर हमारे लिखे हुए हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक, चलो जो ये सारे ग्रह हैं ये एक फिक्स्ड पाथ पर, मतलब एक फिक्स रास्ते पर सूरज के चक्कर लगाता है और इस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। मरकरी हमारा सबसे करीबी ग्रह है, सूरज के सबसे करीबी ग्रह है और इसको मात्र 88 डेज लगता है, यानी कि अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे 88 दिन का एक साल होता है। अब इसमें ये कह रहा है कि जो वीनस है उसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी और वीनस दोनों का शेप साइज सेम है। अगस्त 2006 तक ये जो प्लूटो है ये भी हमारा ग्रहों की अंदर ही गिना जा रहा था, लेकिन एक मीटिंग हुई जिसमें जो प्लैनेट्स हैं उनकी एक नई डेफिनेशन दी गई, जिसमें ये जो हमारा प्लूटो है इसको डॉर्फ प्लैनेट करार दिया गया, मतलब इसको बौना प्लैनेट का दर्जा दिया गया और ये हमारे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। इसके बाद में है अर्थ। जो अर्थ है वो हमारे सोलर सिस्टम की तीसरी प्लैनेट है और ये हमारे पोल्स के ऊपर कैसी है? थोड़ी चपटी है और ये हमारी इस साइड पे चौड़ी, मतलब पोल्स के ऊपर ऐसे है और इधर के ऊपर ऐसे फैली हुई। ठीक, ज़्यादा फैला दिया मैंने, फिलहाल इतना नहीं फैलाना था। चलो, तो हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है? पोल्स के ऊपर थोड़ी चिपकी हुई है और हमारे जो ये एरिया होते हैं बगल वाले, इनकी तरफ थोड़ी सी
खिंची खिंची रहती है ग्रेविटेशन के कारण। अच्छा, जो पृथ्वी का शेप है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं, और पृथ्वी सोलर सिस्टम की 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है। पृथ्वी एक लौता ऐसा ग्रह है जिसके अंदर जीवन संभव है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो कि जीवन को सपोर्ट करने वाली गैस है, और कई सारी जो गैसेस हैं वो पाई जाती हैं। एटमॉस्फेयर, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर पाया जाता है। अच्छा, हमारा मतलब इसमें ये कह रहा है कि अगर हम बाहर अंतरिक्ष से देखें तो जो पृथ्वी है वो पूरी नीले रंग की दिखती है, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा यानी कि 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इसके बाद में है मून यानी कि चांद। मून जो है हमारा यानी कि जो चांद है ये पृथ्वी का एक लौता सैटेलाइट यानी कि ये एक लौता उपग्रह है, और अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो ये पृथ्वी का 1/4 के बराबर है। ठीक है। अच्छा, और जो हमारा चांद है ये पृथ्वी के काफ़ी ज़्यादा करीब है, और इसकी और पृथ्वी की दूरी कितनी हो गई, इसकी और पृथ्वी की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर्स की। ठीक है। अच्छा, और चांद को पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 27 यानी 27 डेज लगते हैं, और इतना ही टाइम इसको अपनी एक स्पिन पूरा करने में भी लगता है। और इसका रिजल्ट ये है कि भाई चांद का एक ही हिस्सा हमें पृथ्वी की मतलब पृथ्वी से हमेशा दिखता रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा हमें नहीं दिखता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि भाई चांद के ऊपर बहुत सारे हमारे क्या है पहाड़, मैदान और खाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन चांद के ऊपर जीवन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ऐसी परिस्थिति है कि वहाँ पे जीवन हो सके। चांद के ऊपर ये जो पहाड़, मैदान और खाइयाँ हैं इनकी वजह से बहुत सारी शैडोज़ मतलब बहुत सारी परछाइयाँ बनती हैं, जिसकी वजह से हमें एक डिज़ाइन देखने को मिलती है चांद के ऊपर। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है कि आप बाहर रात में कभी जाके देखोगे तो आपको चांद के ऊपर कैसी डिज़ाइन दिखेगी, खरगोश की डिज़ाइन दिखेगी। लेकिन ये डिज़ाइन आपको तभी दिख पाएगी जब मेरा चांद पूरा दिख रहा हो, मतलब आपको पूर्णिमा की रात को ये देखना होगा। चलो, इसके बाद में है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड हमारे क्या है, एस्टेरॉइड ये हमारे अंतरिक्ष में उड़ने वाले बहुत सारे पत्थर हैं। ऐसा माना जाता है कि भाई बहुत साल पहले कोई ग्रह रहा होगा जो कि फट गया है, और उसी से मतलब उसी के टुकड़े हैं क्या, ये एस्टेरॉइड्स। ये जो एस्टेरॉइड हैं ये हमको मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिल जाएंगे, और वहाँ पे उन्होंने एक पट्टी तरीके से बना रखी है जिसको हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। अगला है हमारा मीटेरॉइड्स। ये सूरज के चक्कर लगाने वाले कुछ पत्थर हैं जो कि अक्सर पृथ्वी के अंदर एंटर कर जाते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब भी ये पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के वातावरण और इन मीटेरॉइड्स के बीच में बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, और इसकी वजह से ये जो मीटेरॉइड्स हैं जल के ऊपर ही राख हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो मीटेरॉइड्स हैं ये पृथ्वी की सतह पर आके टकराते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा सा गड्ढा कर देते हैं। ठीक है। चलो, अब इसमें ये कह रहा है कि जब भी आप आसमान में देखोगे तो हो सकता है आपको सफ़ेद रंग का एक बहुत बड़ी सी पट्टी टाइप की दिखे। ये पट्टी है क्या, ये पट्टी असल में हमारी हज़ारों लाखों गैलेक्सीज़ हैं। ठीक है। ये पट्टी क्या है, ये हमारी हज़ारों लाखों गैलेक्सीज़ हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। लेकिन प्राचीन समय में लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, और दिखने में क्योंकि वो नदी जैसी लगती है इसलिए पुराने लोगों ने मतलब जो प्राचीन समय के लोग हैं उन्होंने उसको आकाश गंगा कहना शुरू कर दिया, और इसी से इसका आज का नाम यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी भी आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, जो गैलेक्सी है हमारी ये बहुत ही ह्यूज यानी कि हमारी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, बड़ी होती है। इसके अंदर अरबों खरबों तारे होते हैं, बहुत सारे मिट्टी के बादल होते हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं, और ऐसी हमारी अरबों खरबों गैलेक्सीज़ हैं जो मिलकर हमारा यूनिवर्स बनाती हैं। मतलब जो यूनिवर्स है वो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक, तो ये हो गया इस पूरे का रिवीजन। अब चलिए से क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार, मतलब जो ग्रह है वो तारे से अलग कैसे। तो इसका आंसर ये होगा, एक सेकेंड मैं इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। Stars have their own heat and light while planets don't have their own heat and light. They get heat and light from the star. जो तारे होते हैं उनकी खुद की गर्मी और रोशनी होती है, जबकि जो ग्रह होते हैं उनकी खुद की कोई गर्मी और रोशनी नहीं होती है, और उन्हें तारों से ही गर्मी और रोशनी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम, मतलब सौरमंडल से क्या मतलब है। तो इसका आंसर होगा, द टर्म सोलर सिस्टम रिफर्स टू द फैमिली ऑफ द सन। द सन इज a star and head of the family and the rest of the celestial bodies evolve around the sun. जो हमारा सोलर सिस्टम है इससे हमारा मतलब है कि भाई सूर्य यानी सूरज का परिवार, जिसमें जो सूर्य है वो हमारे इस परिवार का मुखिया है, और जो बाकी ग्रह हैं और बाकी सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये सूरज के चक्कर लगाती हैं।
देन इसमें अगला दिया हुआ है नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब सूरज से दूरी के हिसाब से आपको सभी ग्रहों के नाम बताने होंगे। तो भाई वो जो मैंने आपको लाइन कही नहीं थी, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, उसको याद कर लो, आपको कभी ये जो आंसर है इसमें कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, व्हाट वाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट, जो पृथ्वी है उसको हम लोग यूनिक ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट माइट बी द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट कैन सपोर्ट लाइफ। जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, इसको हम लोग यूनिक प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि हो सकता है ये हमारे सौरमंडल में एक लौता ऐसा ग्रह हो जिसके अंदर जीवन संभव है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, मतलब हमें चांद का हमेशा एक ही तरफ का हिस्सा क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर ये है, मून टेक्स 27 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड इट ऑल्सो कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 27 डेज, सो ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस। इसका मतलब यही है कि भाई जो चांद है उसको पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं और 27 दिन उसको लगते हैं अपना एक खुद का स्पिन भी पूरा करने में। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि भाई हमें हमेशा चांद का एक ही साइड, मतलब एक ही तरफ का हिस्सा दिखाई देता रहता है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारा, ये वाला है, व्हाट इज यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड क्या है? तो इसका आंसर ये है, द यूनिवर्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी गैलेक्सीज एंड सेलेस्टियल बॉडीज। जो यूनिवर्स है वो हमारे सभी गैलेक्सीज और सेलेस्टियल बॉडीज का क्या है? कलेक्शन है। चलिए इसके बाद में अगला है हमारा टिक द करेक्ट आंसर, मतलब आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद इसका जो आपको सही लगता है उस पर टिक लगा देना है। ठीक, पहला दिया हुआ है हमारा, द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन, पृथ्वी की जुड़वा किस ग्रह को कहते हैं? तो आंसर है वीनस। अगला दिया है विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू दी सन, यानी कि सूरज से तीसरा सबसे करीबी ग्रह कौन सा है? तो वो है हमारा प्यारा पृथ्वी। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन, सारे जो ग्रह हैं वो सूरज के चक्कर किस रास्ते में लगाते हैं? तो यह है इलोंगेटेड पाथ। द पोल्स इंडिकेट्स द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू, जो पोल स्टार है वो कौन सी दिशा दर्शाता है? तो वो दिशा दिखाता है नॉर्थ। ये है इनके सॉल्यूशन। अगला है एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, हमें एस्टेरॉइड किनके बीच में देखने को मिल जाते हैं? तो ये हमको मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिल जाते हैं। देन इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो पहला दिया है अ ग्रुप ऑफ, यहाँ आ जाएगा स्टार्स, a group of stars forming various pattern is called constellation. A huge system of stars is called galaxies. Moon is the closest celestial bodies to our earth. Earth is the third nearest planet to this sun. Planets do not have their own heat and light. ठीक है, तो पहले में क्या था? पहले में ये था कि भाई तारों का जो समूह है वो हमारा कॉन्स्टलेशन, मतलब जो कि अलग अलग पैटर्न बनाए वो हमारा कॉन्स्टलेशन कहलाता है। जो बहुत सारे तारों का समूह है वो गैलेक्सी कहलाता है। चांद जो है वो सबसे करीबी सेलेस्टियल बॉडी है पृथ्वी से। पृथ्वी जो है वो तीसरा करीबी ग्रह है सूरज से, और जो ग्रह हैं उनके खुद की कोई भी गर्मी और रोशनी नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इस पूरे चैप्टर का अंत। अगर आपके मन में इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या किसी भी पोर्शन, किसी भी पार्ट को लेकर कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।